अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल तुर्की में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वज़ीर आज़म साहब का जो किरदार था, जो उनकी गुफ्तगू थी और फिर वहाँ पर जो उनकी सरगर्मियाँ थी वो पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया के, अगर मैं कहूँ कि फोकस के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ पे तारुफ़ करवाया गया तो तारुफ़ यही था कि ये इस्लामी दुनिया के उस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जो इस्लामी दुनिया की वाहिद एक एटमी ताकत है। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का उनके ख़िताब से पहले तारुफ़ ये करवाया गया था, तो इसलिए वो मरकज़ निगाह बहरहाल वो पाकिस्तान ही था। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखना होगा कि जो वहाँ पर एलामिया था और जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसके नताइज आने वाले दिनों में क्या निकल सकते हैं। और इसके अलावा जो मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात हुई, ईरान के सदर के साथ मुलाकात हुई, मिस्र के सदर के साथ मुलाकात हुई, अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई। ये साइड लाइन मुलाकातें थीं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल थीं। इसी तरह तैयब अर्दगान साहब के साथ उनकी मुलाकात थी और उर्दन के जो सदर थे उनके साथ भी उनकी, बल्कि जो बादशाह हैं उर्दन के, उनके साथ भी मुलाकात थी। तो इन मुलाकातों से जाहिर है कि ये जो डिप्लोमेसी का पार्ट होता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी और एजेंडे के तहत कहीं पे इकट्ठे हैं, लेकिन आप अपना जो सिंगल ट्रैक होता है या जो अपनी जो कौम के मसले मसाइल होते हैं उनको भी आप एड्रेस ज़रूर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ मिलके, या जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, उनके बारे में भी जो है वो इसी तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। बलूचिस्तान में जो केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है, 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और फितनातुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जो हैं वो हमारे जवानों का निशाना बने हैं। और ये आपने तेज़ी देखी है, ये KP में भी हमने दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के सलामती के इदारे हैं वो जिस तरह से मुतहर्रिक हैं और जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो आपके सामने है। कल 31 खारिज जो हैं वो निशाना बने थे पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथों। तो ये भी जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी से जो नबर्द आजमा है, इसके जो डांडे वो जहाँ पर मिलते हैं सो मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी सपोर्ट करने वाले लोग वो कौन हैं और वो कौन हैं जो कह रहे हैं कि इस यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर बेचैनी, बदअमनी और इस्तराब है, और वो कह रहे हैं कि जी के 3 फरीक हैं इस सारे मामले के। वो 3 फरीक किस हिसाब से हैं ये भी हम ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा मरियम बीबी बिल आखिर बोल ही पड़ी कि वो सैलाब ज़दगान या जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनकी वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, लेकिन इस खिदमत के बदले में बहरहाल उनको वो कोई तकाजा तो नहीं है कि उनको कोई पजीराई मिले, लेकिन तनकीद बहरहाल एक इसका क्या जवाब बनता है ये उन्होंने इसकी वजाहत भी की दी कि उनके पास बेबसी के अलावा उनके नाकदों के पास कोई और चीज़ नहीं है, कि काम करने के ऊपर भी तनकीद है। ये भी हम जिक्र करेंगे और भी दीगर खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। हमें जनाब सलमान गनी साइन किया है, सर बहुत शुक्रिया आपका। खालिद फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और खालिद क्यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सलमान गनी साहब, ये जो कल की पूरी एक्टिविटी थी, फिर आज भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ईरान के सदर से मिले, जो हम तक खबर पहुंची है, तो ये बताइएगा कि 2 चीज़ें थी, एक तो पाकिस्तान की साइड लाइन मुलाकातें और एक ओवरऑल जो वहाँ की सूरत हाल थी। हर वक्त बर वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। खाना तैयार है? जी आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी आज स्कूल में बताया कि हमें को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। ये कौन सी नई वैक्सीन आ गई? टीचर ने बोला था नई वैक्सीन नहीं है, 140 से ज्यादा मुल्कों में सब लड़कियों को लगती है और अब पाकिस्तान में भी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। ये कौन सी वैक्सीन है भाई? उस्मा तुम खुद स्कूल जाकर कल पूछो। आओ आओ उज़मा, बैठो। कैसे आना हुआ? मैडम वो आयशा बता रही थी कि बच्चियों को कोई वैक्सीन लगनी है। हाँ बिल्कुल लगनी है। पर मैडम आयशा को तो सारे हिफाजती टीके लग चुके हैं। उज़मा, ये सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन है जो एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है और पाकिस्तान में ख़वातीन का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जो उस्मा, आयशा और सब बच्चियों की सेहत हम सबकी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर्स ने बताया है 9 से 14 साल ही वैक्सीन लगाने की सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन की अफादियत सबसे ज़्यादा है। हमारी बेटियों का कल हमें आज महफूज बनाना है। इन्हें सर्विकल कैंसर से बचाना है। 9 से 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चियों को 15 से 27 सितंबर 2025 के दौरान पंजाब, सिंध, आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में अपने करीब तरीन आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल, मदरसा या सरकारी मरकज़ सेहत से सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि सेहतमंद बेटी ही बनाती है सेहतमंद घराना। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नहीं तो करवाता कतर को नजर आ रहा है कि दोबारा नहीं करेगा कतर के बारे में, लेकिन मैं समझता हूं कि कतर जब तक के दफाई हवाले से मजबूत नहीं होगा और आलम इस्लाम के ममालिक दफाई तौर पे मजबूत नहीं होंगे, इसराइल ये काम छोड़ेगा नहीं। ये पाकिस्तान के ऊपर वो कोई निसार वाली कोई एक हल्की सी ख्वाहिश तो लगती थी उनकी कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा बाढ़ डाला जाए, थोड़ा सा उसको इस तरफ लाया जाए। हमारा मसला हल कर दें, हम उनका हल कर देंगे। नहीं देखिए वो हमारा मसला माशी हल कर दें, हम उनका दफाई हल कर देंगे। सही है। अल जजीरा के इसलिए नेतन्याहू ने, आपको पता है, कल फिर एक हरकत की है। वो पाकिस्तान का जिक्र करता नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान बार-बार क्यों कर रहा है? इसका मतलब उस पर पाकिस्तान का बुखार सवार है और इसराइल की बात छोड़े, अब ये कोई हरकत नहीं करेंगे। तो इसीलिए देखें, जब आप दफाई एतबार से मजबूत होते हैं ना, तो आपकी लीडरशिप की बात में भी जान होती है, दम होता है। मैं अल जजीरा ने इंटरव्यू किया और ख्वाजा आसिफ साहब का उन्होंने हवाला दिया, वजीर खारजा हमारे जो हैं उनसे इंटरव्यू करते हुए, कि अगली बारी पाकिस्तान की हो सकती है या बारी बारी आ सकता है। तो आप समझते हैं, तो बड़ा उन्होंने ठंडे तरीके से जवाब दिया कि हमसे इंडिया ने लड़के देख लिया और साथ इसराइल था,
तो अगर उसने आना है, अगर किसी ने भी कोई करना है तो उसको प्रॉपर उसका जवाब दिया जाएगा, इतनी पाकिस्तान सलाहियत रखता है। तो आपको लगता है कि वो बेसिकली बैठ के ये सोच रहे हों या उनकी ख्वाहिश हो कि जी के ये आगे बढ़ के जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तान उठा ले, ये हो सकता है इस तरह का? देखिए इमरान साहब, दौलतमंद और ताकतवर ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे अरब ममालिक जो हैं, दोस्त जो हैं, ये दौलतमंद ममालिक हैं, ये अमीर ममालिक हैं, लेकिन मसल पावर कोई नहीं, ये ताकतवर ममालिक नहीं है सही। और ना ही जो ये मुआशी कुव्वत है, मुआशी कुव्वत भी नहीं है। जो उनके पास दूसरे मुल्कों की मुआशियात को बेहतर बनाने की कुव्वत है, वो रिसोर्स उनके पास है कि वहाँ पे आयल बहुत ज्यादा है, फरावानी में है, तो वो दुनिया को प्रोवाइड करते हैं और उससे मईशत चलती है, आलमी मईशत चलती है। सो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे दोस्त ममालिक अपने आप को ताकतवर नहीं बना सके। वहाँ पे जो अल अदीद का जो अड्डा है, जो सबसे बड़ा इस पूरे रीजन में है, वो अमेरिका के जेर इस्तेमाल है। कतर उसकी मेजबानी करता है अपने उन अमेरिकी दोस्तों की जिनके साथ वो इत्तेहादी होने के क्लेम करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन पाकिस्तान का मामला कतई मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हम इसराइल के साथ, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इसराइल हो या किसी भी दूसरे मुल्क से कोई जंग में कहीं उलझना चाहता है, किसी तसादुम में, किसी टकराव में, ऐसी हमारी पॉलिसी है ही बहुत मैच्योर बिहेव था। और फिर दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जब कोई मुल्क ज्यादा ताकतवर होता है, यानी न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर खारजा हैं या जितने भी दूसरे हुक्काम हैं, वो एक एक लफ्ज बहुत रोक के, सोच संभल के, बिल्कुल समझ के फिर बोल रहे हैं। अच्छा, जहां तक इसराइल का ताल्लुक है और पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई शेल्टर देने का अरब ममालिक को ताल्लुक है, तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान हमेशा पुरज़्म रहा और पाकिस्तान की प्रेजेंस रही उस खित्ते में। जी हाँ। अच्छा, इसराइल का मुकाबला करने के लिए माजी बहुत मुख्तसर से दो अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट के लिए और सीरिया के लिए और जॉर्डन के लिए, तीनों अरब मुल्क जो कि अमेरिका इसराइल के निशाने पर रहे, जिनके साथ उसकी जंगी हुई, तीनों के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक किरदार रहा है और दुनिया जानती है। और जॉर्डन वाला वाकया हो या सीरिया का, उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं, इसलिए इसराइल भी हमारी मसल पावर को जानता है। ऐसा नहीं है कि वो उठे और उठ के मुंह इधर उधर करे और सोचे जी कि, इसलिए जब हम 70s में ये इस काबिल थे कि हम अपने अरब भाइयों की मदद कर सके, तो हम आज भी इस काबिल हैं। मामला सिर्फ यह है कि उन्हें खुद से क्या करना है। एग्जैक्टली मामला तो यह ना कि उन्हें खुद से क्या करना है, क्या उन्होंने खुद को दोस्त उस तरह का बनाना है जिसमें आपके तमाम मुफादात यकसा हों। यहाँ पे हमने माजी में सुना, कुछ अर्सा पहले हमने सुना कि वो इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, वो रखें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हम इस लेवल पे चले जाए ना, कि जब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाए, हम ये जिम्मेदारी तब उठाएंगे जब वो हमें ये जिम्मेदारी उठाने के लिए कहेंगे, और हम तब ये करेंगे काम जब हम समझेंगे कि सारे ममालिक का इस पर इत्तेफाक है। सही कर सकते हैं, पाकिस्तान कर सकता है, क्यों नहीं। देखिए, वजीर खारजा का जो इंटरव्यू, वजीर आजम की तकरीर तो बहुत ही मिसाली थी जी। मतलब उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरह से चैलेंज दिया, जिस तरह उन्होंने इस वाक़े के फौरी बाद दोहा का दौरा किया था, वो शायद एक मिसाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से हाई लेवल एक डेलीगेशन वहाँ पे गया। अब ये दूसरी बार फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चले गए। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह, बहुत क्लियर है। अच्छा, इस पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में वाज़ेह किया। वज़ीर खारजा का जो इंटरव्यू है जो उन्होंने अल जज़ीरा को दिया, उसमें और बातें उन्होंने करती। उन्होंने कहा कि मतलब अरब ममालिक अपनी टास्क फोर्स बनाएं, अपने एक इत्तेहाद में आए, फैसला करें उन्होंने क्या करना है। अच्छा, और जहां तक उनसे सवाल किया गया कि एटमी पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, तो वज़ीर खारजा ने कहा कि एटमी पाकिस्तान जो उम्मा के साथ खड़ा होगा। तो इससे बड़ा और मैसेज और क्या हो सकता है। बिल्कुल। सो पाकिस्तान का ये किरदार जो है ये बहुत ही अहम है। अच्छा, अभी ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली। ठीक, आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है ये एक होने वाला है, और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी, ये फील्ड मार्शल भी मेरा ख्याल है साथ होंगे। ये जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। जी। अच्छा, वहां भी अब एक जो इन्फॉर्मेशन, एक इतला ये है कुछ सिफारती ज़राए के मुताबिक कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की मुलाकात सदर ट्रंप से हो सकती है। जी, यानी 23 को उनका कोई खाना है जो वो सबको मेज़बान के तौर पे देंगे, लेकिन 25 को शायद ऐसा मुमकिन है कि ये मुलाकात हो। और इस मुलाकात के लिए भी ये जो दोहा वाली जो सारी कॉन्फ्रेंस हुई है, और सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, जो सऊदी प्रिंस हैं, उनके और कतर के जो हुक्मरान हैं, इनके मुशावरत से ऐसी कोई मुलाकात हो सकती है
जिसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से एक, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत को मान लिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि हमने जो भारत के साथ हमारा तसादम हुआ उसके बाद पाकिस्तान की ताकत को इस रीजन में मान लिया गया है। सही। और जो बालादस्ती का कोई तस्वर था भारत का, उसको तो हमने दफन कर दिया। उसके बाद अब ये है कि पाकिस्तान किस हद तक अपने अरब ममालिक, अरब जो दोस्त हैं उनकी किस हद तक मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए तमाम ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अमेरिका अपने उसने दिफाई नेटवर्क जो बनाया हुआ है, जिस अम्ब्रेला के नीचे उसने अपने दोस्त मुल्कों को रखा हुआ था, उस अम्ब्रेला में पाकिस्तान किस हद तक मुदाखलत करके कितनी स्पेस पैदा कर सकता है, कहां किसके लिए कितनी सपोर्ट कर सकता है, ये असल में चीजें बहुत बारीकी के साथ देखने वाली चीजें हैं। इसमें खारजा पॉलिसी मुस्तकबिल की, इसमें दिफाई पॉलिसी इस रीजन की, ये सारा कुछ तय होगा। हम जरूर मदद करेंगे और हम जरूर मदद करने की अहलियत रखते हैं, हमारी इतनी पावर है कि हम करेंगे। लेकिन हमने क्योंकि एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हर कदम सोच समझ के उठाना है। जी हाँ, हम ना तो कोई ऐसी दुश्मनी चाहते हैं जो कि उस रीजन में अदम इस्तेहकाम, दुश्मनी की बजाय मैं यूं कहूंगा कि हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। सही। लेकिन पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपने इस्लामी ममालिक, जो दोस्त ममालिक भाई हैं, उम्मा है, इसके साथ खड़ा है, अरब ममालिक के साथ खड़ा है। लेकिन फिर वही बात कि फैसला हमारे इन अरब दोस्त भाइयों ने करना है कि वो कहाँ पे खड़े होके क्या अपना दिफा करना चाहते हैं। अमेरिका की जो तरजीह है कि उसका ये इत्तेहादी जो है ये नंबर 1 है। देखे ना, इत्तेहादी उसके इसराइल भी अमेरिका का इत्तेहादी है और ये कतर भी अमेरिका का इत्तेहादी। उसने अपने एक इत्तेहादी को तरजीह दी और यहां तक कि वो दोबारा वहां पे वजीर खारजा को रूबियो को भेज दिया कि जो अभी जाके उनको अपनी एश्योरेंस दे के आओ। और फिर अभी जो वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया है उसने जो बताया कि 50 मिनट पहले सदर ट्रंप को पता था कि ये हमला होने वाला है, दोहा वाला, तो उन्होंने नहीं रोका। तो अब ये मामला सारे जो है इनको देख के पाकिस्तान फैसला करेगा। सर ये कल की कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर अगर हम एक क्रक्स इसका लेना चाहें, और आपको लगता है कि आइंदा इस तरह का कोई खालिद क़य्यूम साहब के कोई वाकया जो है वो यकीन से कहा जा सकता है कि नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, और वो जो एक था कि जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी कम से कम अरब ममालिक की, वो सिलसिला कितना कामयाब हो सकता है, या ये तदबीर कोई जो है वो कारगर साबित हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कतर पर इसराइल के हमले के बाद अरब इस्लामी ममालिक का ये हंगामी सरबराही इजलास जो था ये बड़ा दुरुस्त इकदाम था, और इस इजलास में इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का एक कलीदी और मौसर जो किरदार है, रोल है, वो भी सामने था। जिस तरह पाकिस्तान का एक बड़ा अहम और हाई लेवल डेलीगेशन जो है वज़ीर आज़म की सरबराही में वो भी शरीक था, और वहाँ पर जिस तरह जो है वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हुई, ईरानी सदर से मुलाकातें हुई, अमीर कतर से मुलाकातें हुई, और इस तरह दूसरे इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें हुई। और इस हवाले से देखिए कि ये जो इजलास हुआ है ये मैं समझता हूँ कि एक सख्त पैगाम जो है ये इसराइल को भी गया है, और ये पैगाम पूरी दुनिया में भी गया है कि इस तरह अब जो है वक्त आ गया है कि इसराइल की जो जारहियत है इसको जो है वो रोकना होगा। और अरब ममालिक ने भी जो है इसको इमरान साहब महसूस किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो जारहियत हुई है कतर के खिलाफ, ये दरअसल पूरे रीजन, पूरे खित्ते का जो अमन है उसको जो है वो इसराइल ने चैलेंज किया है। और इसमें इस सरबराही इजलास के साथ एक जो खलीज तावन कौंसिल है GCC, उसका भी एक इजलास वहाँ पर हुआ है, और इस इजलास में ये पेशरफ्त हुई है कि जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसको कहा गया है कि एक मुश्तरका दफाई निज़ाम वज़ा करने के लिए, उसको फाल करने के लिए जो है वो हिकमत अमली जो है वो बनाई जाए। और इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और दूसरा ख़ास तौर पर आपने देखा कि जिस तरह सलमान गनी साहब ने भी, खालिद फरूकी साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान का जो था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा ज़ोरदार वहाँ पर मौक़िफ़ था,
खिताब था, और उसमें देखिए कि ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह जो इसराइल की यूएन की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल करने की जो तजवीज़ है उसकी भरपूर जो है हमायत की गई। और ये तजवीज़ आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा और नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जो वज़राए ख़ारजा का इस सरबराह इजलास की तैयारी से पहले तैयारी के हवाले से जो इजलास था उसमें 7 नकाती जो प्लान दिया था उसमें भी जो है ये तजवीज़ भी शामिल थी। और दूसरा इसराइल की जो तौसीफ पसंदाना जो अज़ाइम हैं पूरे रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर, उनको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स जो है उसकी मनसूबाबंदी को रोकने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील की जो बात है वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से की है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसलिए भी बड़ा अहम है और पाकिस्तान ने इसलिए भी बढ़ चढ़ कर कतर के साथ इज़हार यकजहती किया है क्योंकि ये जो कतर, सऊदी अरब, यूएई और ये दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं इनके साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना तल्लुकात हैं और हर मुश्किल वक्त में ये ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ताउन करते रहे हैं। और पाकिस्तान की जो मेशत है वो भी इन ममालिक के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और इसमें देखिए कि इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक वाज़े जो है वो कतर की हमायत में मौक़िफ़ जो है वो आया। और मैं समझता हूँ कि देखिए कि एक और बात जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की कि अब जो है वो इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा और जंगी जराइम के मामले पर जो है वो इसराइल को टहरे में लाने की वज़ीर आज़म ने बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये बात जो है पहले भी कहीं बैनुल-अक़वामी फोरम पर कर चुके हैं। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के पिछले इजलास में भी वज़ीर आज़म ने बड़ा ज़ोरदार फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से मौक़िफ़ लिया था। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब एक बार फिर वो जनरल असम्बली के इजलास में जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि अब भी उसी तरह ज़ोरदार तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मौसर अंदाज में इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से जो है एक मजबूत पहले की तरह उनका मौक़िफ़ जो है वो होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट जो खबर है हमारी वो है दहशतगर्दी के हवाले से। और ये चूँकि दोनों जो हैं BLA हो या TTP हो, इसके पीछे इंडिया है, भारत है, तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो केच में एक हमला हुआ है, कल भी 31 दहशतगर्द मारे गए थे, इसी तरह वक्फे से इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन आज एक बजाय इसके कि इसके ऊपर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए, पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो इकट्ठे खड़े हों, जिस तरह APS के वाक़े के बाद पूरी पार्लियामेंट और पूरी कौम इकट्ठी हुई थी, तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जेल में बंद है, अडयाला जेल में, उनकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया और उनका ये कहना है कि ये जिस तरह हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये कौम मुल्क के साथ खड़ा होने के बजाय ये जो लीडर हैं PTI के, ये दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो गए? इमरान साहब, 2 चीज़ें हैं आपके इस सवाल में। नंबर 1 कि ये दहशतगर्दी का अमल क्यों है, और नंबर 2 ये कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। देखिए, बात यह कि अभी कुछ देर पहले जब हम पाकिस्तान की बैरूनी महाज पर पजीराई का जिक्र कर रहे थे और दुनिया भर में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा हुआ है उसकी बात कर रहे थे, तो ये बात आपके दुश्मन को हज़म तो नहीं हो पा रही होगी, इसलिए कि आपका दुश्मन तो ये जानता है कि ये दफ़ाई एतबार से तो खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँच चुके हैं। और अगर ये खेल ना खेला और बकौल उनके कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान माशी वाले से भी खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच गया तो हम यहाँ पर छोले बेचेंगे। तो ये सारा उनका किया धरा है और ये कोई नई बात नहीं है। देखें, इससे पहले मगरबी बॉर्डर हमारा सेफ था
और जब से आप न्यूक्लियर पावर बने हैं उसके बाद से इस खित्ते में, और ये जो तालिबान है देखें, इनको हम सहूलतकार बने थे और हम अपने इंटरेस्ट में ये समझते थे कि वहाँ पर अमन और इस्तेहकाम होगा, तो ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और अफ़गानिस्तान का अमन इसलिए हमें हमारे मुफाद में था कि हम सी पैक का एक वसी रोल चाहते थे। अब जब से तालिबान वहाँ पर बस्ते इक़्तिदार आए हैं, पाकिस्तान ने मैक्सिमम हद तक कोशिश की कि उन्हें जो है ये बावर करवाया जाए कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये वहाँ पर दस्तखत करके आए हैं दोहा मुआहदे पे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने एक बार नहीं बार बार इनको शवाहद फराम किए। अब वो मानते इसलिए नहीं है चूंकि उस मुआहदे में दर्ज है कि अगर ये पता चल गया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है तो फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे इनका नोटिस भी होगा और तालिबान की इंतजामिया के आगे बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा होगा। अब आपको याद होगा कि आज से चंद हफ्ते पहले चीन ने एक अच्छा रोल अदा किया था, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बैठ के बात करवाई थी, लेकिन खुद तालिबान की वहाँ पर गिरफ्त नहीं है, वो अपने मामला चला नहीं पा रहे और उनकी तरजीहात कुछ और हैं, और पाकिस्तान उनका मौसन मुल्क है। पाकिस्तान ने तवील कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान में 50 लाख अफगान हमारे मेहमान रहे हैं, और फिर यही ट्रंप साहब जब इमरान साहब बस इक़्तिदार आए थे, आपको याद होगा कि उनकी 2 बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, दोनों में उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया कि हमारी एक खिदमात की तारीख है और वो जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से वो ढका छुपा नहीं। अब आ जाए वो जो दूसरी बात आपने की है कि जी वो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि फ्रेश फ्लैग ऑपरेशन, तो बात ये कि पहले तो वो ये बताएं कि वो उनकी तरजीह पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, और वो जिस मुल्क के अंदर सियासत करना चाहते हैं उनको यहाँ के मफादात अजीज़ हैं या अफगानिस्तान के मफादात अजीज़ हैं। वो तो तालिबान के साथ है। नहीं, वो तालिबान के साथ क्यों है? देखिए, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल हो, पाकिस्तान दिफाई हवाले से कमज़ोर हो। फिर मैं अगर ये बात आप खोलेंगे तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बात है कि इन सारे TTP के लोगों को पाकिस्तान में लाकर बसाया किसने था, यहाँ पर वापस आने की इजाज़त किसने दी थी? फिर इस शख्स को इस हवाले से भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि यह सारी कैफियत के जिम्मेदार ये थे। उससे पहले पाकिस्तान ने हर तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था। इनके दौर में मुझे आज तक याद है कि जब इन्होंने इजाज़त दी तो ये खबर जो एक गैर मुल्की चैनल से आई कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये इजाज़त दे दी उन्हें पाकिस्तान में आने की, तो बात ये कि ये पहले तो ये बताएं कि ये खड़े किसके साथ हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि उनके असल में ना तमाम टैक्टिक्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे उसमें उन्हें नाकामी हुई है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल तारी करने के लिए पाकिस्तान के रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े थे, फिर पाकिस्तान के जो कौमी नशियाती इदारा है PTV, इस पर उन्होंने हमला किया था, और वो समझते थे कि हम इस तरह एक माजराई एक एहतजाजी तर्ज अमल इख्तियार करके पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत को सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। अगर आपके दुश्मन को पता है कि ये बहुत मजबूत है और इस पर दोबारा मैली नज़र नहीं डालनी, तो मेरे ज़ाती तौर पे मैं कोई इसमें जज्बाती नहीं होना चाह रहा, इस बात का नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को लेना चाहिए। उनका लीडर अच्छा किसका खेल खेल रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। एक और जो नुक्ता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खालिद फारूकी साहब। वो कहते हैं जी अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की कबायली अवाम की अवाम, दूसरे अफ़गान हुकूमत और तीसरी अफ़गानिस्तान की अवाम। सर, ये KP में जो अमन है इसमें अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम कब से शरीक हैं या फरीक कैसे हैं, या फिर यूं कहें कि ये कोई मतनाज़ा इलाका है? ये सवाल पैदा होता है। देखिए इमरान साहब, बड़ी क्लियर सी बात है, बिल्कुल इस बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। सलमान साहब ने एक बात की, मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ कर लूँ सर। उन्होंने कहा कि वो तालिबान का भी कुछ इलाकों पर कंट्रोल नहीं है। ये सारी बातें जो फेक हैं, उनका कंट्रोल है, इसलिए कि उन्हीं के लोग हैं जो वहां पे मौजूद हैं। ये गठजोड़ है ना सलमान साहब, ये इसलिए हमें पूरी कौम को क्लियर होना चाहिए ना कि हम कहीं ये समझें कि जनाब यहाँ तो तालिबान ठीक थे, असल में वो कमजोर थे इसलिए हमारी मदद ना कर सके। नो, उनका गठजोड़ है। TTP और तालिबान का जो काबुल में बैठे हैं ये एक ही ग्रुप है। हाँ, ये माले गनीमत जो अमरीकी असले की सूरत में उनको मिला था उसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, उसी असले को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, और तीसरा एक कैरेक्टर इसमें आप देखेंगे, वो अब एक डार्ट कैसे मिलते हैं और कैरेक्टर कैसे आते हैं उसमें। एक कैरेक्टर जुल्मे खलीलजाद का, जी, आप अंदाजा करें ना, दोहा से शुरू हुआ वो बंदा। हाँ, अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान आए और यहाँ पे जो पाकिस्तान के सियासी मामलात में उसमें मुदाखलत कौन कर रहा है कि फलां को रिहा किया जाए, फलां के लिए लॉबिंग की जाए, किसके लिए? बानी पीटीआई के लिए। कौन ये बातें करता रहा है? जुल्मे खलीलजाद। आज फिर जुल्मे खलीलजाद फिर दोबारा इस रीजन में फिर एक दफा दोबारा फिर एक्टिव हो गया है। ये वो कैरेक्टर जो है वो इस खित्ते का भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बात की जाती है ना, अच्छा फिर टीटीपी के जरिए भी एक मैसेज आया है कि जी आप मुज़ाकरात कर ले। ये जो कुछ हो रहा है ये पूरे का पूरा एक गठजोड़ है, पूरी एक पॉलिसी है, पूरी एक प्लानिंग है। ड्यूरेंट लाइन को ये लोग तस्लीम नहीं करते थे अफगान, ये उन्हीं की बाकियात हैं और ये उनकी बाकियात जो है ये पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को वो छेड़ना चाहते हैं। अच्छा, अब उनकी मुदाखलत जो है पाकिस्तान के मामलात में, वो मुदाखलत वो देखिए, जब ये बात करते हैं ना उनको फ्रीक बनाया जाए। भी क्यों फ्रीक बनाया जाए? आप क्या भारत के मामलात में जाके फ्रीक बन सकते हैं? जी, क्या आप किसी और मुल्क के जो सॉवरेनिटी जिसकी अपनी है उसके मामलात में जब आप इस तरह की हरकत करते तो इसका मतलब है आप अपनी कम अकली और कम फहमी और कजी को और हमाकतों को मानने के लिए न सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि मजीद हमाकतें करने के लिए जो मुल्क दुश्मनी तक ले जाती हैं आपको, उसके लिए आप तैयार हैं कि आप उन लोगों को इतना पावरफुल करना चाहते हैं कि आपकी मुसल्लह अफवाज बाजोड़ जैसे इलाके से उनको निकाल रही है जहां पे वो बहुत पांव उनके पक्के कर चुके थे। जी, आपके लोगों ने उनको पनाहगाहें दी हुई हैं और दुनिया के सामने सारा कुछ आ गया है। अब बजाय इस बात की कि आप शर्मिंदगी महसूस करें, आप कहें कि जी उनको एक सेटअप में और उनको बातचीत के उस सही बात है। ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो 80,000 शहरियों के कातिल हैं, डीमोरलाइज कर, देखिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डीमोरलाइज करने की एक हरकत है। ऐसी कोई भी बात करना, इस मौके पर जाके शोहदा के जनाजों में शरीक ना होना, वहां पे अपनी सियासी एक्टिविटी नए सिरे से शुरू करना ताकि तवज्जो जो है वो बिठाई जा सके। ये और ये वक्त चूंकि ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह इस पर फिर भी बात करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अवाम ये सोचें और ये उनके लिए सोचने का मकाम है कि उनके 80,000 प्यारों के जो कातिल हैं, अगर कोई उनके साथ खड़ा है तो वो खुद कौन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।